हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका क्विक रिवीजन आपको मिलने वाला है इस चैनल में बहुत ही शॉर्ट वीडियोस से और थोड़ा सा कम समय में, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। साथियों, ये सब्जेक्ट जो है उसका नाम है हमारा मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ये साथियों, ये जो सिलेबस द्वारा है उसको हम नाम से यहाँ जानते हैं, बाकी हम जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, BMCE, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, उसके नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस में है वो इसके नाम से है, जिसको बोलते हैं मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। तो साथियों, जो आज हमारा यहाँ पे यूनिट 1 और पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। साथियों, जो यूनिट 1 है उसमें हमारा स्टोन, ब्रिक, जिप्सम, सीमेंट, टिम्बर और यहाँ पे बिटुमिन, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, कंक्रीट भी आता है। तो इसके कारण जो हमारा यूनिट 1 है बहुत ही बड़ा टॉपिक जाने वाला, बहुत ही बड़ा वीडियो जाने वाला है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करवाने का, ताकि आपको पूरा समराइज हो सके। और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है हमारा यूनिट 1, कम से कम मैं बोल सकता हूँ 20 से 30 नंबर आपको यूनिट 1 से देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो साथियों, यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे थे, हमारा जो हम आज बात करने वाले स्टोन और ब्रिक्स की बात करने वाले हैं। और साथियों, यदि आपको और सारे वीडियो चाहिए, हमारे चैनल पर और सारे वीडियो प्रोवाइड हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारे सिविल इंजीनियरिंग, जैसे आप मेन चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्वांटम मिल जाएंगे। क्वांटम मतलब साथियों क्या है, क्वांटम नहीं है, एक क्विक रिवीजन है जिसको हम यहाँ क्वांटम सीरीज के नाम से आपको दे रहे हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों को मिल जाएंगे यहाँ प्लेलिस्ट। तो इसलिए साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए साथियों, चलते हैं फिर अपने यहाँ पे जो हमको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसकी ओर चलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा हमारा पहले टॉपिक क्या है, स्टोन और ब्रिक्स। तो हम पहले थोड़ा सा जानकारी स्टोन के बारे में ले लेंगे। इतना हमारा स्टोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले चीज़ स्टोन होता क्या है, इसको हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि स्टोन का एक नेचुरल मटेरियल है, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन का एक नेचुरल मटेरियल है जिसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज लेते हैं। और ये हमारे जो खदान है या फिर जो चट्टान है उनसे हम प्राप्त करते हैं। और प्राचीन काल से हम इसका यूज कंस्ट्रक्शन में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते आ रहे हैं। जैसे हो सकता है वो हमारा फाउंडेशन में हो, दीवार बनाने में हो, लिंटल, फ्लोर्स, रूफ, etc, तभी हम इसको यूज करते हैं। और ये यहीं तक सीमित नहीं था, इसका यूज हम ब्रिजेज में और डैम्प में भी करते हैं। तो हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो स्टोन हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उनको हम बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा आप स्टोन का डिफिनीशन हो सकता है। आप छोटे से 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है व्हाट इज अ बिल्डिंग स्टोन। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ। जैसे मैंने यहाँ बात किया कि क्या है, एक चट्टान या फिर कहें जैसे चट्टान या फिर जो खदान है उनसे प्राप्त की जाती है। तो जब हम स्टोन का हम डिफाइन करते हैं या फिर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी चट्टान के ही थ्रू होती है। जैसा चट्टान रहेगा, उस जैसा रॉक्स रहेगा, उसी से हमको उसी प्रकार का हमको स्टोन प्राप्त होगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टोन बात करें या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बात करें, दोनों हमारा एक ही जाता है। तो हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हम इसको डिफाइन किए हैं या फिर क्लासीफाई किए हैं। कैसे हैं आप देखिए, पहला हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज फिजिकल क्लासिफिकेशन और ये हमारा थर्ड है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये तीनों क्या हैं, इनके तीनों के अंदर ही 3-3 पार्ट्स हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा पहला आता है हमारा साथियों इग्नियस रॉक। ये वो होते हैं या कैसे बनते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जो हमारा लावा या मैग्मा हमारा होता है, वो ठंडा होकर के पूरा सॉलिड हो जाता है, मतलब कि बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा। तो हमारा बनता है इग्नियस रॉक, जिसमें हमारा एग्जांपल लें तो हमारा क्या हो जाता है, बेसाल्ट हो जाता है, बेसाल्ट बोल सकते हैं, और यहाँ बोल सकते हैं ग्रेनाइट। ये हमारे होते हैं इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं, जो लावा और मैग्मा के ठंडे होकर जब जो सॉलिड हो जाते हैं तभी हमारा बनता है। सेडिमेंट्री रॉक आता है उसके बाद। ये साथ ही हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जब हमारा मटेरियल जो है वाटर बॉडीज में हो सकता है या फिर हो सकता है सरफेस के अर्थ पर क्या होता है, वो जमा हो जाता है और वहाँ पर जम जाता है, तब हमारा जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बाय डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द मटेरियल विद इन वाटर बॉडीज एंड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हमारा चट्टान बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा एक वर्ड, वो होता है हमारा लाइम स्टोन। साथियों, 1 से 2 एग्जांपल हमको याद होना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएँ और एग्जाम में लिख पाएँ। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये क्या होती हैं, इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ये अधिक प्रेशर के कारण या फिर
अधिक टेम्परेचर के कारण क्या होती हैं, वो मिट्टी के अंदर, कहाँ, बीनीथ द अर्थ, ये कंटेन होती हैं, उसके द्वारा ये रॉक बनता है। अधिक टेम्परेचर या फिर अधिक प्रेशर के कारण पृथ्वी के नीचे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हमको मिल जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, आप नाम सुने होंगे, क्वार्ट्ज का। तो हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसको हम आंखों से देख के समझ जाते हैं कि कौन सा चट्टान या कौन किस प्रकार की रॉक हो सकती है। तो हमारा क्या है, पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये क्या होंगे, तो आपको स्ट्रेटिफाइड मतलब कि स्ट्रेटा या फिर लेयर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये अलग अलग डिफरेंट, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आपको मिल जाएगा सैंड स्टोन या फिर लाइम स्टोन। क्या, सैंड स्टोन या फिर लाइम स्टोन, ये हमारे क्या आते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक में। जब आप इस सब स्टोन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि हम मैं कहना क्या चाहता हूँ। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती हैं, जिनमें आपको एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ना कोई परत मिलेगी। ये जैसे आप जब इग्नियस रॉक को देखेंगे या फिर आप जब ग्रेनाइट को देखेंगे तो ये तो आपको इसमें कोई लेयर नहीं मिलेंगी। तो ये पूरा जो क्रिस्टलाइन है, फिर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इनका, और पूरा जो होल बॉडी में है वो स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होता है। जैसे मैंने नाम बताया क्या, ग्रेनाइट, और हमारा बोल सकते हैं यहाँ पे मार्बल। मार्बल साथ ही हमारा आ जाता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में। अब बात आती है हमारी फोलिएटेड रॉक्स। अब जो हमारा फोलिएटेड रॉक्स है साथियों, ये हमारा जो एक्सपोजर जो जब हमारा प्रेशर और जो हमारा हीट के एक्सपोजर द्वारा हमारा मिलता है, अधिकतर हमको मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही। तो एग्जांपल लें तो वही हमारा हो जाएगा क्वार्ट्ज, जो तो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो हमारा क्वार्ट्ज से हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को स्लेट मिल सकता है, और हमारा जो नाइस होता है, नीस इसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो रॉक होते हैं वो हमारे आते हैं फोलिएटेड रॉक्स में। अब बात करते हैं सिलिशियस रॉक्स क्या होते हैं, आर्गिलेशियस रॉक क्या होते हैं, और कैलकेरियस रॉक क्या होते हैं। ये हमारे आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में, जो हम चट्टानों को केमिकली क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे ये तीनों मिल जाते हैं चट्टान में। सिलिशियस मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक, आप जानते होंगे, और आर्गिलेशियस मतलब साथियों जिसमें हमारी क्ले की मात्रा मिलती है, वो हमारे होते हैं आर्गिलेशियस रॉक्स। और जिसमें हमारा मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, वो हमारा होता है कैलकेरियस रॉक। तो ये हमारे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे कुछ डिवाइड हमारे अगर मान लीजिए एग्जाम पूछ लेता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो हमको या फिर स्टोन, तो हमको रॉक के डिफिनेशन में, रॉक के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टोन को भी डिफाइन करते हैं, उसको भी हम क्लासीफाई करते हैं। अभी हमारे हो गया क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आता है, जब हम भी किसी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को हम बिल्डिंग स्टोन में, कंस्ट्रक्शन के पर्पज में लेते हैं, तो उसको हमको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ता है कि जो रिक्वायरमेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन के, तो उसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ में बात करें साथियों, क्या स्ट्रेंथ में, तो ये जो स्टोन है वो हमेशा जो लोड आ रहा है इस पर, उसको रेजिस्ट करने के लिए एबल होनी चाहिए, उसमें इनफ यहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें तो सभी पत्थरों में जो जितने भी स्टोन्स होते हैं सभी में हमारे पास गुड स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब हम बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हमारा स्ट्रेंथ चेक करना एक प्राथमिकता बन जाती है, प्राइमरी रीजन बन पाता है। क्योंकि नॉर्मल तो हम यूज कर लेते हैं कोई भी स्टोन, आप जानते हैं उसके पास सफिशिएंट हमारा स्ट्रेंथ होता है। और जब हम बड़े स्ट्रक्चर में जाते हैं, जैसे हम ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तब उसकी स्ट्रेंथ को भी हमको मालूम करना पड़ता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या साथियों, एडवर्स इफेक्ट में, मतलब कि एडवर्स कंडीशन में हमारा जो स्टोन्स है वो क्या कैपेबल है या फिर फोर्सों को रजिस्ट करने में कैपेबल है नहीं है। जैसे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया, नेचुरल फोर्स कारण, जैसे विंड हो गया, रेन हो गया और हीट हो गया। जब इनकी बात करते हैं, इनको पैरामीटर मान करके जब हम बात करते हैं स्टोन को जब सिलेक्ट करते हैं कि ये इन कंडीशन में भी हमको एक अच्छा हमको रिजल्ट दे पाएँ, तो हम यहाँ बात करें ड्यूरेबिलिटी की। हार्डनेस की बात क्या होती है साथियों, जब हम स्टोन की यूज करते हैं फ्लोर में, पेमेंट में, तो हमको उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अब्रेजिव फोर्स कुछ सहन कर पाए। क्योंकि जब हम अब्रेजिव फोर्स मतलब साथियों कि इसके द्वारा एक अलग फोर्स लगता है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जब हम मान लीजिए कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं तो एक अब्रेजन होता है, एक मूवमेंट होता है, उसके द्वारा एक अलग फोर्स आता है जिसको बोलते हैं अब्रेजिव फोर्स, तो उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पे हम हार्डनेस भी देखते हैं। टफनेस क्या देखते हैं साथियों, हम यहाँ पे वाइब्रेशन की बात करते हैं। वाइब्रेशन के कारण जो डेवलप स्ट्रेस हो रही, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी हमारा जो स्टोन है वो भी अच्छे से बियर कर पाए।
इसके लिए वहाँ पे टफनेस भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो डैम के लिए यूज करते हैं हम उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको अधिक से अधिक चाहिए ताकि वो भारी रहें, अपने एक अच्छे से सेटल हो पाएँ। रिटेनिंग वाल्स में जब हम यूज करते हैं डॉक्स में, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे बंदरगाह होते हैं, जब हार्बर पोर्ट और बंदरगाह जो होते हैं वहाँ पे हम जब यूज करते हैं तो हमको एक हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी की स्टोन की हमको ज़रूरत पड़ती है। और ये बोला जाता है कि जिन स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 के बीच होती है वो हमारे अच्छे बिल्डिंग स्टोन माने जा सकते हैं। अब बात आती है ड्रेसिंग की। साथियों, जब हम या फिर क्वेरी से या फिर रॉक से जब हम स्टोन को निकालते हैं तो उनका शेप एक रेगुलर शेप नहीं होता, अलग अलग शेप के होते हैं। तो ड्रेसिंग का मतलब वो होता है कि हम कितने आसानी से उसको हम अपने डिजायर्ड शेप में उसको हम बना पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हम जगह पे यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे ड्रेसिंग भी हो सकती है, हम कितनी आसानी से उसको अपने हिसाब से एक रेगुलर शेप में या किसी शेप में हम उसको हम चेंज कर पा रहे हैं, उसकी बात होती है हमारी ड्रेसिंग की। कि कुछ पैरामीटर्स थे, अभी हम और पैरामीटर्स की बात करेंगे। अपीयरेंस, कभी कभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कभी अपने हम घर पे ऐसे जगह पे सजावट के लिए भी स्टोन का यूज करते हैं, तो हमको इसका अपीयरेंस भी हमको अच्छा होना चाहिए, इसकी कलर है वो भी अच्छा होना चाहिए। एबिलिटी टू रिसीव पॉलिश, कि हम उस पर पॉलिश करेंगे तो अच्छा पॉलिश हो पाए कि नहीं हो पाएगी, ये साथियों हमको वहाँ पे अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सीजनिंग की। सीजनिंग क्या है साथियों, इसमें जो स्टोन में जब हमने क्वेरी से निकाला तो उसमें खदान से निकाला, खुदाई किया गया, तो उसमें कुछ न कुछ मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है। तो उस वक्त को हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को हमको निकालना जरूरी होता है कि उसमें मॉइस्चर ना रहे। तो यहाँ पे बोला गया कि लेटाइट स्टोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर 6 to 12 months आफ्टर क्वेरिंग। हम क्या करते हैं, इसके लिए पत्थर को जब निकालते हैं खदान से तो कुछ महीनों के लिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए एटमॉस्फेयर में और हमारे बिना मॉइस्चर के यहाँ को हमको स्टोन मिल पाए। एक लिमिटेड, जिसमें लिमिटेड हमारा एक होता है, उसके उतना हमारा वाटर कंटेंट हमारा कहीं अलाउ है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया, और जो पानी होता है वहाँ पे जिसमें जो स्टोन हमारा जो मॉइस्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्वेरी सैप। क्या? क्वेरी सैप। तो हमको ध्यान देना चाहिए। अब कास्ट क्या है, कास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम किसी बिल्डिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो क्योंकि अब स्टोन क्या है, हमको एट अ साइड तो मिल नहीं पाए, कहीं ना कहीं हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमको उसका भी कास्ट देखना पड़ता है। कास्ट ऑफ स्टोन्स कम डाउन, लेकिन हमको स्टोन का जो कास्ट होता है बढ़ जाता है तो उसको भी हमको कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है जब हम स्टोन को एक बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हम यूज करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये हमने बात किया एक जो गुड बिल्डिंग स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। अब साथियों हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। अब साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबे जाने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए आगे वीडियो आने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की एक लिस्ट मिल जाएगी, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि जो हमारा एफर्ट है वो आपको या फिर आपके सभी दोस्तों को हेल्पफुल हो सके। आइए हम बात करते हैं, ब्रिक्स की बात करें। अब ब्रिक्स साथियों, आपको नाम तो सुना ही होगा, ब्रिक्स क्या है, लेकिन आगे चलते हैं, बात करते हैं ब्रिक्स का एक हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अलग अलग विशेषताएँ क्या होनी चाहिए, कैसे हम इसकी मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग होती है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं, ये कम से कम आपको नेक्स्ट 30 मिनट तक आपको ले जाने वाली है बातें। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हमारा क्या है, पहले हम बात करते हैं, एक मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल है। हमको जो ब्रिक है वो हमको ऑटोमेटिक नेचर में नहीं मिलता, हम उसको क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियली हम इसको बनाते हैं। किसके द्वारा? बिल्डिंग मटेरियल है जिसका हम प्रयोग वाल बनाने में या फिर कहीं अलग चीज़ों को बनाने में हम यूज करते हैं। और ये एक सिंगल यूनिट है जिसको हम क्ले बेरिंग सॉइल, मतलब कि जिसमें क्ले थोड़ा सा होता है, जिसमें सॉइल होता है, नीड मतलब गूथाई करके या फिर इसको हम कह रहे हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर बना करके उसका एक, देखिए किसका, क्ले बेरिंग सॉइल, सैंड, लाइम और कंक्रीट मटेरियल या 500 या एयर टाइट, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस हैं। अभी हम बात करने वाले आगे चल करके। यूज इन मेजेंडरी कंस्ट्रक्टर, एक यूनिट, एक इकाई है जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पे मेजेंडरी कंस्ट्रक्शन में। जैसे बोला गया यहाँ पे देखिए सॉइल है, सैंड है, लाइम है, इसके बाद हमने कंक्रीट मटेरियल में इसको मिक्सचर किया, जैसे हम बोलते हैं ना सीमेंट के साथ इसको हम क्या चिनाई करते हैं मेजेंडरी में। फिर फायर हार्डेंड, ये मिट्टी में सुखाई जाती हैं, क्या आग में सुखाई जाती हैं, फिर उसको एयर डाई भी करवाई जाती हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस हो जाता है। फिर उसको हम यूज करते हैं अपने मेजेंडरी कंस्ट्रक्शन में। जब हम ब्रिक की चिनाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेजेंडरी कंस्ट्रक्शन, चिनाई की। ब्रिक आर मेड मोस्टली ऑफ द क्ले, अधिकतर हम क्ले से हम बनाते हैं
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका क्ले ब्रिक है और यहाँ पे आपको ये AAC ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं क्या AAC। ये अब मॉडर्न में आई हैं, लेकिन अब इसको अभी हम नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में अभी हमारा क्ले ब्रिक ही चल रहा है। आइए हम चलते साथ इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। जब अब यहाँ पे ब्रिक अर्थ की बात की गई कि हम जो मिट्टी, जो ब्रिक के लिए हम जो मिट्टी का चुनाव करते हैं, जो मृदा होती है उसका जब हम चुनाव करते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद किया जाए। तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे देखिए सालिम। क्या? सालिम। एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्युमिनियम, एल लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमको एक गुड ब्रिक अर्थ में होने चाहिए। अभी करते क्या हैं, क्या कितना होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एल्यूमिना की। तो ये सबसे अधिक मात्रा में नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे इन द चीफ कंपोनेंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ क्ले। हर क्ले में जो भी क्ले होते हैं उसमें एल्यूमिना होना जरूरी होता है और अक्सर रहता भी है। एक जब ब्रिक अर्थ बनाते हैं तो उसमें लगभग 20 to 30% हमारा एल्यूमिना होना चाहिए। अब ये करता क्या वहाँ पे, तो ये प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, मतलब कि प्लास्टिसिटी जैसे हम इसको अलग अलग शेप में, जैसे हमको क्या होता है ब्रिक बनाते हैं तो उसको हमें एक अलग शेप चाहिए, एक स्पेसिफिक शेप चाहिए जो हमारा रेक्टेंगुलर होता है, जो क्यूब टाइप का होता है, क्यूबिक होता है, तो हमको वो शेप प्रदान करता है। और वहीं पे यदि एल्यूमिना अधिक मात्रा में हो गया तो जो रा ब्रिक्स है, मतलब कि अभी पकाया नहीं है, जो बर्न नहीं की गई है, वो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, ज़्यादा उनका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है जब वो सिखाती हैं तब, या फिर वार्प कर जाती है, मतलब उसमें ऐंठन पड़ जाती है, उसका शेप इरेगुलर हो जाता है जब हम उसको या फिर सुखाते हैं या फिर जब उसको बर्न करते हैं तब। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हुई। हमारा एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, जिस कारण हम उसको एक स्पेसिफिक शेप में उसको हम मोल्ड कर पाते हैं। और वहीं पर अगर हमारा एल्यूमिना अधिक मात्रा में हो गया तो या फिर हम जब सुखाते हैं या फिर जब हम उसको जलाते हैं या बर्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईंट को पकाना, उसको पकाते हैं तो उसमें हमको श्रिंकेज ज़्यादा देखने को मिल सकती है या फिर उसमें वार्पिंग हो सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है सिलिका की। सिलिका क्या करता है, सिलिका जो हमारे ब्रिक अर्थ में है वो हमको 50 to 60% हमारा डिजायर्ड होता है, न इससे कम हो सकता है न इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग ये है सिलिका का। अब ये क्या करता है, ये जो सिलिका होती है ये ईंट में जो हमारा है क्रैकिंग, श्रिंकिंग और वार्पिंग ऑफ रा ब्रिक्स को रोकती है। और यहाँ पे जिस कारण ये हम बोल सकते हैं कि ब्रिक को एक शेप देने में, एक यूनिफॉर्म शेप देने में उसको सहायता प्रदान करती है। वहीं पे अगर ज़्यादा हो जाता है, देखिए बोला गया एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक्स। उसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय जो पार्टिकल होते हैं, जो ब्रिक्स के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है उनके कोहेजन को कम कर देता है, जो उनके बीच में जो बाइंडिंग होती है उनको कम कर देता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रिक्स होता है वो ड्यूरेबल हो जाता है, मतलब कि अचानक से टूट सकता है या फिर उसमें स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है। और यहाँ पे जिस कारण हमारा जो है, और यहाँ पे बोला गया ब्रिकम ब्रिटल हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक डिपेंड ऑन द प्रॉपर पोर्शन ऑफ सिलिका। इस कारण जब हम ड्यूरेबल ब्रिक बना रहे हैं तो उसमें हमको एक सिलिका के एक सही अनुपात की हमको ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा हो गया सिलिका की। अगर हम बात करते हैं लाइम की, लाइम हमारा 5% होना चाहिए, 5% हमारा डिजायरेबल है। और ये हमको लंप में नहीं चाहिए, ये हमको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ना कि हमारे लंप में। लंप मतलब जैसे हमारे गोल गोले कुछ यहाँ पे आप जिसको ढेला बोलते हैं, या फिर कुछ जब आप देखोगे जब सॉइल हमारा थोड़ा मॉइस्चर होता है तो उसको हम लेते हैं तो उसमें हमको थोड़े थोड़े बड़े साइज के आकार हो जाते हैं, तो वो हमारे लंप हो जाते हैं। तो हमको वैसे नहीं चाहिए, हमको पाउडर फॉर्म में चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या करता है कि हमारे श्रिंकेज को रोकता है। और सैंड को, अब जब सैंड होता है वो पिघलता नहीं, वो फ्यूज नहीं हो सकता आग में। जब हम उसमें थोड़ा सा लाइम मिला देते हैं ना तो फ्यूज हो जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पर लाइम के साथ, लाइम के प्रेजेंट में। तो हमारा क्या होता है, एल्यूमिना जो सिलिका है तो लाइम के प्रेजेंट में एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाती है, पिघल के एक मिक्सचर में बन जाते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छा शेप हमको मिल जाता है। एक्सेस ऑफ लाइम काज टू बी ब्रेक टू मेल्ट एंड हेंस इट्स शेप इज लास्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमारा देखिए क्या बोला गया कि ये सिलिका जो हमारा है जो और एल्यूमिना है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को पिघला करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने का काम करता है जब हम ईंट को जलाते हैं। तो अब क्या हुआ, यही अगर ज़्यादा हो गया तो ये अधिक ज़्यादा पिघल जाएगा, अधिक पिघलेगा तो हमारा जो ईंट का शेप है वो हमारा लास्ट हो जाएगा। और यदि हमारे लम्स ऑफ लाइम, मतलब कि जो हमारे अगर लाइम है वो पाउडर में ना होकर के थोड़े थोड़े कहें कि थोड़े थोड़े बड़े शेप में हैं, तो क्या करेगा, कन्वर्टेड टू क्विक लाइम, क्विक लाइम में जलने के बाद हमारा क्विक लाइम बन जाता है। तो यहाँ पे इसके अलग डिसएडवांटेज हो जाते हैं। जब क्विक लाइम होता है, जब ये बुझता है तो ये क्या होता है कि जब इसमें मॉइस्चर होता है तो ये इसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा
तो जो हमारे यहाँ पे ब्रिक हैं वो अलग अलग शेप में टूट जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो हमारा ये ज़्यादा लंप होने के कारण ये हमारा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। अब बात करते हैं आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड हमारा 5 से 6% डिजाइड होता है और ये हमारा सैंड को फ्यूज करने में, मतलब सैंड को जलाने में सहायता करता है। और ये क्या करता है, कलर को यहाँ पे रेड कलर देता है हमारे ईंट को। और वहीं पर अगर हमारा आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो ब्रिक है वो डार्क ब्लू हो जाता है या फिर ब्लैकिश हो जाता है। और इफ़ द क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज लेस, हमारा कम हो जाता है, ज़्यादा होने पर हमारा कलर कैसा होता है, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम है तो हमारा जो ब्रिक होता है वो येलोइश हो जाता है। ये ध्यान देना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नीशियम बोल सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन ऑक्साइड इन अ गुड ब्रिक अर्थ, तो हमको ये सारी चीज़ लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो ये मात्र 2 नंबर में आपको पूछा जाता है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। मैग्नीशियम क्या हो सकता है साथियों, मैग्नीशियम की मात्रा क्या होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स येलो टिंट, मतलब एक येलो टिंट कलर होता है वो हमको देता है। और यहाँ पे जो इसकी श्रिंकेज है उसको कम करता है। बट एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम लीड्स टू डिके ऑफ ब्रिक, अगर हमारा मैग्नीशियम क्या हो गया, मात्रा ज़्यादा हो गया तो हमारे ब्रिक्स को डिके कर सकता है, उसके एक क्षय का एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए क्योंकि कलर हमको चाहिए और सारी चीज़ें श्रिंकेज को डिक्रीज करना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं वरना कि हमारा ब्रिक क्या हो गया, एक लॉन्ग टाइम के लिए यूजेबल नहीं हो पाएगा। ये ध्यान दीजिएगा साथियों। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो ईंट में जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो सकते हैं। जब हम यहाँ पे अर्थ की खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमको ध्यान है कि इसमें हार्मफुल कंटेंट तो कुछ नहीं है। जैसे हमने लाइम की बात की कि यहाँ पे क्या होता है, ये अनसाइडनेस प्रदान करता है, मैं इसलिए इसका क्या होता है, हमारा ब्रिक में एक्सपेंशन होता है जिसके कारण हमारा कई बार हमारा ब्रिक क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। जैसे हमने बताया लम्प्स ऑफ लाइम के बारे में। आयरन पायराइड क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके कारण क्या होता है, ब्रिक्स हमारा क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब क्रिस्टल के रूप में हो जाता है और बाद में जलाने पर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एल्कलीज में क्या होता है साथियों, एल्कलीज बहुत ही यहाँ पे हानिकारक होता है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है इनटू द ब्रिक बात करें या फिर हम बात करें यहाँ सीमेंट में भी या फिर कंक्रीट में भी बात करें, यहाँ भी बात करेंगे, ये हमारे थोड़ा सा हमको निगेटिव साइड देते हैं। यहाँ क्या बोला गया कि यहाँ पे एक सेट एज अ फ्लक्स इन द किन बर्निंग, ड्यूरिंग बर्निंग दे काज ब्रिक्स टू फ्यूज ट्विस्ट एंड ड्रॉप। हमारे एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा होगी तो एक फ्लक्स मतलब गालक के रूप में यूज करते हैं। जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, ट्विस्ट, वार्प या फिर फ्यूज का एक कारण बन जाते हैं। यदि हमारे एल्कलीज जलाने के बाद भी हमारे ब्रिक में मौजूद रहे, हो सकता है यहाँ पे आप जब बर्निंग कर रहे हैं तब तक हमारे क्या हो, एल्कलीज इवेपोरेट हो जाएं, लेकिन यदि उसके बाद भी, बर्निंग के बाद भी हमारे ब्रिक में एल्कलीज की मात्रा बनी रही तो क्या होगा, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और जो हमने मेजरनी में यूज किया है, और ऐसे मॉइस्चर क्या होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, वो ईंट मर भी या फिर वॉल सरफेस हमारे एक छोटे छोटे सफ़ेद डिपॉजिट छोड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं उस पर, जिसको हम बोलते हैं क्या। और यहाँ बोला गया द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग एज होल देन गेट्स सीरियसली हैम्पर्ड, और जो हमारे अपीयरेंस होता है वाल का तुरंत हमको अच्छा नहीं लगता, वो आप देखोगे कई जगह पे। तो इस जो हमारे सफ़ेद डिपॉजिट होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, क्या एफ्लोरोसेंस, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके 2 मार्क्स में। अब यहाँ पेबल भी नहीं होनी चाहिए। जब हम अर्थ लिए, अर्थ की मिट्टी खुदाई किए तो वहाँ पे क्या होगा, पेबल या हो गए या फिर ग्रिड्स हो गए, किसी प्रकार के यहाँ पे अनडिजायबल ब्रेकर्स यहाँ पे होते हैं। ये क्या करते हैं, जब इसको मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे दे विल नॉट अलाउ टू क्ले टू गेट मिक्स यूनिफॉर्मली थ्रोली विच विल रिजल्ट इन वीक एंड पोरस ब्रिक्स। अब आसानी से पूरी अच्छे से मिलेंगे नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा नहीं, तो हमारा जो ब्रिक्स होगा वो वीक हो सकता है और उसमें पोरस भी हो सकते हैं। और सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर हमारे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बर्निंग में सहायता तो करते हैं, लेकिन जब ईंट हमारी जलती है, अभी पकती है, तो अगर पूरी तरह से नहीं पकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक होता है वो पोरस हो जाता है, उसमें भी छिद्र हो जाते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक मैटर के कुछ यहाँ पे नुकसान थे। तो ये चारों थे हमारे, कहने बात किया, लाइम की बात की, आयरन पायराइड की, एल्कलीज की, पेबल्स की और ऑर्गेनिक मैटर की। तो ये भी हमको पूछा जा सकता है ब्रिक के चैप्टर में। आइए चलते हैं आगे। अब हमारे ईंट कैसे बनती है, अलग अलग प्रकार के यहाँ प्रोसेस होते हैं, उनको हम फॉलो करते हुए हम पूरा एक बाद में जाकर के हमको एक अच्छी ब्रिक मिलती है। वो हमको सारी चीज़ ध्यान देनी है, क्या होते हैं उसको ध्यान दीजिएगा साथियों। हमारा पहला यहाँ पे देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। क्या करेंगे, पहले हम इसका जो ब्रिक का रॉ मटेरियल है क्ले, उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। एक
सभी देखेंगे जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक अलग अलग हमारे क्या है निश्चित अनुपात में है कि नहीं है, एक राइट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। फिर उसको हम क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे, मतलब कि रॉ मटेरियल को एक ब्रिक का शेप देंगे, फिर उसको सुखवाएंगे, सुखवाने के बाद उसको हम फिर पकाएंगे, बर्निंग करेंगे। तो ये चारों प्रोसेस मिलकर के हमको लास्ट में जाकर के फाइनली हम एक अच्छा ब्रिक यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों फिर हम चलते हैं, एक एक करके एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों ध्यान दीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक वीडियो मिस हो और आप उसके कारण कई मार्क्स लॉस कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं दिन में 4-4 वीडियो 5-5 अपलोड करने पड़ जाते हैं और यूट्यूब सिर्फ 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन आपके पास भेजता है। तो आप हो सकता है मेरी चौथी वीडियो हो तो आप उसका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पा पाएंगे, जिस कारण आप वीडियो मिस करते हैं। तो सब्सक्राइब करिए रहिए ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इतना एफर्ट दे रहे हैं आप साथियों, तो आपके लिए तो इतना बनता ही है। नहीं चलते हैं, बात करते हैं अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक एज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब प्रिपरेशन, क्ले के प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमने मिट्टी खुदाई कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें अलग अलग एक प्रोसेस भी एक अलग ऑर्डर में चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आप सोचिए, मिट्टी कहीं देखें तो तुरंत उसको खुदाई तो कर नहीं लेंगे सॉइल की, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ घास से फूस होंगे, उसको तो हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है। आप जानते हैं पहले कि अगर हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस होंगे तो हमको क्या क्या हार्मफुल हो सकते हैं, क्या क्या हमको हानियाँ हो सकती हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, उसकी अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग मतलब कि ऊपर की लेयर है कितना, लगभग 20 सेंटीमीटर की डेप्थ के, उसको हम हटाएंगे, बाहर को हटाएंगे, उसको थ्रो अवे मतलब उसको बाहर फेंक देंगे, वो हमारे किसी यूज की नहीं है। उसी में हमारे पेबल्स हो सकते हैं, उसी में हमारे एग्लिज मटेरियल ज़्यादा होते हैं, उसी में हमारे सोडियम पोटाश भी हो सकते हैं जो हमारे एग्लिज मटेरियल होते हैं, क्योंकि ऊपर की जो हमारी परत होती है वो उपजाऊ होती है। उसमें हमारी मिट्टी की जो हमारे घास पौधे हैं वो तो हमारी जड़ें भी हो सकती हैं, उसको हमको हटाना जरूरी है। तो 20 सेंटीमीटर की हम जो सॉइल होती है उसको हम हटा देते हैं और उसको फेंक देते हैं, वो हमारे किसी यूज की नहीं आती, उसको हम लेते भी नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर हम उसकी डिगिंग खुदाई करते हैं। कैसे खुदाई करते हैं सब ध्यान दीजिएगा। क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड। खुदाई करते हैं, फिर एक जो समतल जमीन है उस पर हम यहाँ पे इसको हम लेवल कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, फैला देते हैं वहाँ पे। और ये ध्यान देना चाहिए, जो हीप्स जो हमारा ढेर लगाते हैं उसकी जो हाइट है वो 60 से 120 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। एक बीच में एक पैरामीटर है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे उसकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग मतलब ये नहीं चाहते कि हम उसके वाटर से धुलाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लीनिंग मतलब कि हम वहाँ पे इसमें जो घास फूस हैं, जो स्टोन्स हैं, जो पेबल्स हैं, उनकी हम छटाई करते हैं। जो वेजिटेबल मैटर्स हैं जो उसमें घास उसकी वही बोले हम उसको हटाते हैं, तो हमारी क्लीनिंग में आती है। फिर वीदरिंग क्या करते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, या फिर उसमें जो अलग जो बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग हार्मफुल हैं वो क्या होते हैं, सन की रेज में अधिकतर मर जाते हैं। तो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग टाइम तक वेरी करती हैं। ये हो सकता है आपको 5 वीक से लेकर के फुल सीजन तक हम उसको एक खुले एटमॉस्फेयर में एक सन के लिए हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हमारे होते हैं वीदरिंग में। ब्लेंडिंग की बात करना चाहती हूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा। अलग अलग जो टाइप के मटेरियल देखिए, क्ले इज मेड लूज एंड इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट एट इट्स टॉप। मतलब साथियों अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, जो क्ले है उसको हम स्प्रेड कर देते हैं। उसमें हमने टेस्ट किया है कि हमको किस मटेरियल की इसमें और ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, उसको हम वहाँ पर मिलाते हैं, प्रोपोर्शनिंग के साथ भी कर देते हैं। फिर उसको मिलाते हैं। मिलाते समय हम क्या करते हैं कि जैसे ऊपर मिला देते हैं, जो कोई हमको इंग्रेडिएंट डालना है उसको ऊपर डाले, फिर उसको हम ऊपर से मिलाते हैं। फिर जो नीचे वाला मटेरियल फिर उसको ऊपर लेके आते हैं, जो नीचे हमारा छूटा था उसको ऊपर लेके आएंगे, फिर उसको फिर यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। तो हमारा आता है ब्लेंडिंग में ये चीज़ होता है हमारा। फिर टेम्परिंग होता है। टेम्परिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग क्ले इज ब्रॉट टू अ प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इट इज मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग डन इन पग मिल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम एक अलग डिग्री, एक हार्डनेस की डिग्री है जहाँ हमारे हमारा जो सॉइल है वो प्लास्टिसिटी में भी होता है, उस डिग्री तक लाते हैं। फिर उसको हम अलग ऑपरेशन मतलब मोल्डिंग के लिए ले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, ये ब्लेंडिंग बोलें और टेम्परिंग बोलें, ये हमारी की जाती है पग मिल में। ये पग मिल का एक शेप है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ थोड़ा सा नीचे भी होता है। तो प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले को ग्राइंड करना, वाटर के साथ मिलाना और इसको प्लास्टिक बनाना ताकि हम इसको एक शेप में दे सकें, वो उसको हम बोलते हैं पगिंग। और ये चीज़ें पग मिल में की जाती हैं। ध्यान दीजिए, पगिंग क्या होती है समझ गए होंगे। वाटर के साथ क्ले को वाटर के साथ ग्राइंड करना मतलब पिसाई करना, मिलाना, मिक्स करना, फिर इसको प्लास्टिक बनाना। प्लास्टिक एक क्या, इसको हम चाहे जिस शेप में उसको हम उसको हम मोल्ड कर पाए, वो बनाना क्या कहलाता है, पगिंग कहलाता है। और इसको हम पग मिल में हम बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा पग मिल में होता है।
ये हमारा पहला चीज़ हो गया क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। दूसरा हमारा आता है मोल्डिंग। हम क्या करेंगे, जो हमारा क्ले बन गया उसको मोल्ड करेंगे, एक स्पेसिफिक साइज में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। अब हैंड मोल्डिंग क्या है, मशीन मोल्डिंग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन हैंड मोल्डिंग ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड। जैसे आप देख पा रहे हैं ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ देखिए ये इसके पास एक मोल्ड है, इसमें ये क्ले को डालेगा, फिर वहाँ पे निकालेगा, तो ये देखिए ब्रिक शेप यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये हमारा बाई हैंड होता है। देखिएगा इट इज अडैप्टेड, यहाँ पे जहाँ पे हमारे मैन पावर चीप मतलब कि कम पैसे में मिल जाते हैं और अवेलेबल भी हों। कभी क्या होता है, हमारे जो लेबर्स होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते, भले चाहे इतना पैसे लें। पैसा अगर ज़्यादा हमारा लग गया तो फिर हमारा प्रोडक्ट जो हमारा है वो बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमको ये भी ध्यान देना होता है। तो आगे बोला गया कि वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे हमको लेबर हमारे चीप हों और आसानी से अवेलेबल हों, और जो हमारा जो ब्रिक्स की हमको ज़रूरत है वो स्मॉल स्केल पर हो, तो हम वहाँ पे करते हैं, हम हैंड मोल्डिंग अपनाते हैं। वहाँ पे हमारे जो मोल्ड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वुडन मोल्ड और स्टील मोल्ड। तो स्टील मोल्ड जो होता है वो वुडन मोल्ड से हमारा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो हमारा वुडन मोल्ड है उसमें हमारे जो रेसे होते हैं बहुत पॉलिश करते हैं, तभी वो जो इसमें जब हम सॉइल को डालते हैं ना, क्ले को, जब उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं, वो जल्दी से निकालते नहीं। तो हम ध्यान देते हैं, वुडन मोल्ड में हमको करना ही आती है। स्टील मोल्ड हम क्या करते हैं, उसमें लुब्रिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं, लुब्रिकेशन हो जाता है और आसानी से हमारा जो क्ले है, जो क्ले ब्रिक है वो आसानी से रॉ ब्रिक हमको रॉ ब्रिक मोल्ड से निकल आता है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, अब हमारे जो ब्रिक्स हैं वो सुखाने पर, जब उसको सुखाते हैं या फिर जब ड्राइंग करते हैं, बर्न करते हैं, तो श्रिंक होते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जो मोल्ड होता है वो हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड साइज से थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 से 12% तक सभी डायमेंशन में हो सकता है, वो आपको हाइट में, विड्थ में और लेंथ में, तीनों में हम क्या करते हैं उसको 8 से 12% तक। और अगर एवरेज बोलें तो आपको एक्चुअली आपको सिर्फ 10% बोला जाएगा कई सारी किताबों में, कि 10% साइज में बड़ा रखा जाता है, ताकि हमारा यहाँ पे सिंक करने के बाद हमको एग्जैक्ट साइज मिल पाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी एक दिखा देते हैं साथियों। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं साथियों, स्ट्रेचर। और ये जो हमारे सामने जो यहाँ पे ये साइज दिख रही है, ये हमको बोलते हैं इसको हेडर। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड्ढा दिखाई देगा, या फिर आपको थोड़ा सा लोअर पोर्शन दिखाई देगा दबा हुआ, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें भी एक देखिए बीच में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेक्टेंगुलर आपको शेप मिल जा रहा है, इसको मतलब फ्रॉग। ये क्या करता है, जब हम मेजनरी करते हैं, जब उसकी चुनाई करते हैं, तो अलग अलग लेयर के बीच में हम इसमें क्या होता है, हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है आपका सीमेंट हो या फिर लाइम हो, तो स्ट्रांग जो हमारा जो बाइंडिंग है, जो बॉन्ड है उसको स्ट्रांग करता है। इसके लिए यहाँ पे हम फ्रॉग को बनाते हैं। ये इसकी विड्थ चारों तरफ से क्या होगी, 1 सेमी होती है, इधर पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कम होती है, और इसकी डेप्थ भी हमारी 1 सेंटीमीटर गहरी होती है बस। और बाय द चांस, और इसका लाभ और कंपनी उठाने के कारण क्या करते हैं, जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं, इसके अंदर अपना एक छोटा सा लोगो या फिर नाम इसमें डाल देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और कभी ऑप्शन पूछ लेता है क्या जो फ्रॉग बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है, तो उसमें दे देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं अपनी ब्रांडिंग कर पाए। तो ये एक अलग रीजन है, ये गलत ऑप्शन होता है। हमेशा फ्रॉग जो दिया जाता है बॉन्डिंग को स्ट्रांग करने के लिए, जो अलग अलग लेयर के बीच बॉन्डिंग है उसको स्ट्रांग करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारी हैंड मोल्डिंग है, और यहाँ पे ये हमारी टेबल मोल्डिंग है। ये इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। टेबल मोल्डिंग में यहाँ पे क्ले यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पे मोल्ड होता है, तो यहाँ पायलट सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, खड़े होकर के हम यहाँ पे टेबल मोल्डिंग कर लेते हैं ब्रिक को, फिर टेबल पर रख कर उसको अलग जाकर साइड पे वहाँ पे हम उसको ड्राई करवाते हैं। अब मशीन मोल्डिंग क्या होती है, मशीन मोल्डिंग वहाँ पे होता है जब हमको अधिक संख्या में हमको ब्रिक्स चाहिए। इसमें दो प्रकार की होती हैं, प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन क्या होती हैं, एकदम जो सॉइल डालते हैं वो प्लास्टिक फार्म में डालते हैं, मतलब कि पूरी तरह से तैयार करके पगिंग कर करके हम यहाँ पे डालते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा पूरा एक स्क्वायर साइज में हमको यहाँ पे एक फार्म मिलेगा, ये पूरा एक स्क्वायर मिलेगा। बाद में इसको वायर से कट करके अलग अलग साइज के ब्रिक बनाते हैं। कैसे, हमको एक शेप, एक क्लियर शेप मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक वायर के द्वारा हम इसको कट करेंगे, फिर ये हम क्या करेंगे, ये कट करेंगे, फिर ये कट करेंगे। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है प्लास्टिक क्ले मशीन में। और ड्राई क्ले मशीन में ये होता है कि हमारा जो सॉयल है, वाटर है, अलग दोनों अलग अलग आते हैं, फिर यहाँ पे मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के हमको यहाँ पे ब्रिक मिल जाता है।
ब्रिक यहाँ पे कटाई होती है, देखिए यहाँ पे कटेगा तो लास्ट में हमको एक ब्रिक मिल जाता है। तो हमको ध्यान देना है ये ड्राई क्ले मशीन में हमारा क्या होता है। हमने क्ले को मोल्ड कर लिया, अब इसके बाद हम इसको करके ड्राई करेंगे, क्योंकि अभी ये प्लास्टिक फॉर्म में है। अब ड्राई क्यों करना है ये ध्यान दीजिए, कैसे ड्राई करना है वो भी हमको ध्यान देना है। तो इसके लिए ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रिक में मॉइस्चर उसको 2% तक, मेन एम होता है हम उसको 2% तक लाया जाए फॉर द बर्निंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे यदि हम डैम जो हमारे इसमें अगर जो हमारी गीली कहें जैसे हमने लिया था, जैसे हमने तुरंत मोल्डिंग करने के बाद यदि हम उसको यहाँ पे बर्न करें तो उसमें क्या होगा, वो हमारे क्या होंगे क्रैक, उसमें क्रैक आने की संभावना हो जाएंगे और वो डिस्टार्ट हो जाएंगे, उनके शेप और साइज हमारे क्या होंगे चेंज हो जाएंगे ड्यू टू द यहाँ पे जो इसमें वाटर कंटेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं ड्राई करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं जो ब्रिक है उसको लॉन्गिट्यूडनली इन स्टैक्स ऑफ विड्थ इक्वल टू 2 ब्रिक्स। हम क्या करते हैं जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 2 ब्रिक्स में इस प्रकार से हम यहाँ पे उसको रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक ब्रिक ऐसे रखेंगे, एक नहीं 2, इस प्रकार से हम उसको अलग अलग उसमें स्टैक्स के द्वारा अलग अलग वहाँ पे लेयर द्वारा एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि अलग अलग देखिए यहाँ पे ये फिर यहाँ पे इधर भी देखिए 2 ब्रिक आई, इधर भी हमारी 2 ब्रिक आई। तो यही बोला गया कि 2 ब्रिक के इक्वल हमारी जो विड्थ होती है स्टैक की वो हम रखते हैं। और अलग अलग देखिए स्टैक कंसिस्ट ऑफ 8 और 10 टीयर्स। जैसे हमारा एक स्टैक है ना, इसमें 8 से 10 टीयर बनाते हैं, जैसे 1 2 3 3 4 5 6 7, इसी तरह 8 से 10 टीयर तक हम रखते हैं और इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। और यहीं पे देखिए अलग अल्टरनेट लेयर होता है। इससे क्या होता है हमारा जो एयर पास हो जाता है, आसानी से हमारा एयर पास हो जाता है इन बीच में जो हमारे पोर्स यहाँ पे अलग अलग पोर्स बने होते हैं। तो हम एयर द्वारा यहाँ कहें एटमॉस्फेयर में इसको हम ड्राई करवा लेते हैं। अगर हमको ज़्यादा जल्दी है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको यहाँ पे ब्रिक को ड्राई करवाना है तो हम वहाँ पे मशीन यूज करते हैं, जिसमें देखिए यदि व्हेन ब्रिक्स आर टू बी रैपिडली ड्राइड ऑन अ लार्ज स्केल देन आर्टिफिशियल ड्राइंग में बी अडॉप्टेड। इस केस में हम क्या करते हैं ब्रिक को इफ्सल ड्रायर के जो हैं वहाँ पे चैम्बर में ले जाते हैं, ये हमारे टनल हो सकते हैं या फिर हॉट चैनल हो सकते हैं, वहाँ पे हम ले जाते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो अधिकतर 120 डिग्री से कम होता है जब हम ब्रिक को यहाँ पे ड्राई करवाते हैं, और ये लगभग 1 से 3 दिन तक का समय ले जाता है। और 1 से 3 दिन तक हम 120 डिग्री को वहाँ पे हम बना के रखते हैं, तो हमारा जो ब्रिक है जल्दी से यहाँ पे ड्राई हो पाए। जब हम एटमॉस्फेयर में करते हैं तो हो सकता है आपको 1 वीक 2 वीक तक जा सकता है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, उसके अकॉर्डिंग हमारा 1 से 2 वीक 3 वीक तक भी हम ईंट को ड्राई करते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और जब हम मशीन में बात करते हैं, आर्टिफिशियली बात करते हैं, तो 1 से 3 दिन में हम यहाँ पे ईंट को ड्राई कर लेते हैं। ड्राई कर लिए, अब हम क्या करेंगे इसको बर्न करेंगे, इसको हम जलाएंगे। तो हमारा अगला प्रोसेस आता है हमारा बर्निंग। पहले हमने क्ले को प्रिपेयर किया, दूसरे में हमने क्या किया उसको मोल्ड किया, थर्ड में ड्राई किया, अब चौथे पार्ट्स में हम जा रहे हैं इसको बर्न करने। बर्न में हम जो टेम्परेचर देखते हैं उसको यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि हम ईंट को 650 डिग्री 650 डिग्री तक हम उसको रेड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो उसमें वाटर है जो क्रिस्टल वाटर है वो भी हमारे उड़ जाएंगे। लेकिन जो हमारी हीटिंग होती है उसके बाद भी हम 650 डिग्री तक भी के बाद ही हम वहाँ पर उसको गर्म करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं। क्यों? उसके 2 रीजन है। पहली चीज़, यदि हम 650 डिग्री तक ईंट को बर्न किए फिर उसको हम क्या कर दिए कूल कर दिए, तब उसमें एक क्षमता होती है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर है या फिर जो एयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर हमारा जो ईंट है वो हाइड्रेट हो जाएगा, रिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इसका हमारा जो मकसद होना था बर्निंग का वो हमारा हो नहीं पाएगा। आगे और बात करते हैं, अगर इससे आगे और गर्म करते हैं तो हमारा एक फ़ायदा और होता है। जो रिएक्शन होते हैं, जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट, जो हमारा क्ले है और एलुमिना है, जो क्ले हमारे जैसे हमने बताया ना सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सब क्या करते हैं उसमें एक बढ़िया रिएक्शन होता है और एक नई प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो उसको स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, और लास्ट में हमको लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन देता है कि मतलब कि अगर हम बाद में एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन, हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो एक नई प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है 650 डिग्री के बियॉन्ड जब इसको हीट करते हैं तब। अब यहाँ बोला जाएगा जब हमारा जो टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तो जो पार्टिकल्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जैसे हमारे क्ले हो गए, एलुमिना हो गया और सैंड हो गया, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, देमसेल्फ में टुगेदर हो जाते हैं, और जिस कारण हमारा जो है रिजल्ट, हमारा स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है और
डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों हमको ज़्यादा मिल जाता है जब हम ईंट को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब। इसके बाद भी हमको हीटिंग जरूरत नहीं पड़ती। यदि हम इसके ज़्यादा भी 1100 डिग्री से के बाद भी हम अगर ब्रिक को हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्यूजिबल ग्लासी मास इज फॉर्म एंड ब्रिक्स आर सेट टू बी वेट्रीफाइड। हमारे जो हमारे ब्रिक है वो वेट्रीफाइड हो जाएंगे, मतलब कि उसका जो शेप है, या फिर शेप नहीं बोल सकते, उसका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, आसानी से टूटने लगेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बर्निंग जो हमारा है वो हमको हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है, और जो ईंट को हमारा डेंस बनाता है, ड्यूरेबल बनाता है। ब्रिक शुड बी बर्न प्रॉपर्ली, ध्यान दीजिएगा, सही बर्न किया जाना चाहिए। यदि ओवर बर्न हो गए तो ईंट को हमारे ब्रिटल बना देते हैं, जैसे हमने बात किया यहाँ विट्रीफाइड हो जाता है, और ब्रिक क्या होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। ध्यान जो है, यदि अंडर बर्न हो गया तो सॉफ्ट होंगे और वो लोड को कैरी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ हमको ध्यान देनी चाहिए। बर्निंग में हमको साथियों और थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे कैसे बर्निंग होती है। यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्लैंप और पजावा पढ़ेंगे, जो हमारे सबसे ओल्ड टेक्निक है। ये हमारा लगभग 20,000 से 1,00,000 ब्रिक इसमें हम एक बार में बर्न करते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या फ़ायदा क्या है, यहाँ पे इसका कास्ट कम है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज करते हैं, ग्रास यूज करते हैं, काऊ डंग यूज करते हैं, और थोड़ा सा अलग अलग एटर मटेरियल यूज करते हैं जलाने के लिए इसको। इसका कोई इनिशियल कास्ट नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स है वो लगभग 60% तक ही रह जाता है। 100% हम इसमें अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हम जब इसमें फायर लगाते हैं, इसके बाद हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे हाथ में कि इसके टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाएँ और या फिर फायर को हम रेगुलेट कर पाएँ। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पर। क्लैंप बर्निंग इज सुटेबल व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन स्मॉल स्केल। जब हमको छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर हमको ब्रिक बनानी है, तब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और जब हमारा डिमांड जो है ब्रिक का वो कंटिन्यूस ना हो, कुछ टाइम के बाद या कुछ टाइम के इंटरवल के बाद हमारा जो ब्रिक की डिमांड हो, तब हम यहाँ पे क्लैंप का यूज करते हैं। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 से 6 महीने तक की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा जो ईंट है वो बर्न हो, फिर उसके बाद कूलिंग हो पाए। कूल होने में 2 से 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। मतलब कि एक बैच प्रिपेयर करने में हमको 2 से 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। और यहाँ पर और बोला गया कि यहाँ पे हमारी हीट की भी वेस्टेज हो जाती है, क्योंकि उसको हम कहीं और तरह से यूज नहीं कर पाते, और जो हमारे गैस होती हैं वो भी हमारे निकल जाते हैं। तो ये हमारे एक वेस्टेज हो जाती है हीट की भी, और जो हमारा गैस निकला, जिसका जो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था, उसको हम कहीं और ब्रिक पकाने में यूज कर सकते थे, लेकिन इस क्लैंप या पजामा में उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। ये हमका थोड़ा सा हमारा था। इसमें देखिए यहाँ पे देखा गया ना, यहाँ पे हमने ब्रिक रखा हुआ है, ये ब्रिक, और यहाँ पे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो ब्रिक हैं, जो जलाने में सहायता करते हैं, जो फ्यूल रखा हुआ है, यहाँ फ्यूल है, यहाँ फ्यूल है, यहाँ फ्यूल है। उधर एक थोड़ा सा हमने एक ब्रिक वाल बना दिया मड का, ताकि हमको एक सपोर्ट मिल जाए, बस इतना ही काम होता है। उसके बाद हम यहाँ पे अर्थ से इसको हम कवर कर देते हैं। फिर यहाँ से जहाँ कुछ होल होते हैं वहाँ से हम इसको इसमें आग लगा देते हैं, फिर ये पकना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे इंटरमीडिएट किन और कंटिन्यूस किन। इंटरमीडिएट किन क्या होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार को किन लोग जानते हैं, भट्ठा, सिविल इंजीनियर है, भट्ठा जानते होंगे। हाँ, तो भट्ठा है। आप ईंट पढ़ रहे हैं, ईंट के बारे बाद भट्ठा पढ़ेंगे, और यहाँ पे काम जल्दी नहीं मिलता, देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट किन आप जानते हो, गाँव से बहुत लोग जाते हैं भट्ठे पे काम करने, तो वही हम बात करने वाले यहाँ पे किन की, भट्ठा। ये इन दिस टाइप ऑफ किन आफ्टर लोडिंग रॉ ब्रिक्स, हम क्या करते हैं, इसमें रॉ ब्रिक को लोड करते हैं, उसको फायर मतलब उसमें आग लगाते हैं, मतलब गर्म करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। कूल मतलब कि फिर ठंडा होने के वेट करते हैं, फिर अनलोड करते हैं, मतलब कि किन से हम ब्रिक को बाहर लाते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रोसेस होता है। फिर अगला हम सेट ऑफ ब्रिक्स, अगली हम यहाँ पे हीटिंग फिर लोडिंग तभी करेंगे जब हमारा पहला बैच हमारा अनलोड हो जाए तब। तो ये चीज़ यहाँ पे एक हमको ध्यान देना होता है कि एक बैच तैयार होने के बाद ही हम दूसरा बैच यहाँ पे लगा पाते हैं इस प्रकार के किन में। और यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि यही बोला गया ना कि हम तभी अनलोडिंग नया लोडिंग तभी कर पाएंगे जब हमारा ब्रिक्स क्या हो जाएगा, अनलोडिंग तभी कर पाएंगे जब हमारा किन ठंडा हो पाएगा तब, जिसके कारण हमारा जो है फिर से किन को रीहीट करना पड़ेगा, फिर से वेस्टेज फ्यूल का वेस्टेज होगा, क्योंकि हम जो पहला हीट था उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, फिर ठंडा होगा, फिर हीट करना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ किन यूजली प्रोवाइडेड ओवरग्राउंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ओवरग्राउंड मतलब कि भूमि के ऊपर होता है और शेप में रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे किन मिल जाते हैं आपको, इंटरमीडिएट अपड्रॉट किन्स और इंटरमीडिएट
डाउन डार्ट फ्रिंज, ये इसके भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। कंटिन्यूअस स्किन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। अलग अलग चैम्बर बने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक में ब्रिक को लोड कर रहे होते हैं। लोड मतलब कि ब्रिक को किन में डालना, किन में रखना, एक प्रोसेस में आपको एक फिक्स साइज में वहाँ पे उसको एक चैम्बर में उसको रखना, हमारा क्या होगा, लोडिंग हो गया। अब फिर एक लोडिंग हो रहा है, एक में लोड करते हैं, फिर उसको प्री हीट हो रहा है एक में, फिर दूसरे में हीट हो रहा है, फिर तीसरे में अलग नेक्स्ट चैम्बर में वो कूल हो जा रहा है, फिर अगले नेक्स्ट चैम्बर में हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अनलोडिंग कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है जिसका हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्किन। इसमें क्या होता है, हमको वेट नहीं करना पड़ता कि कूल हो जाए फिर हम उसको लोडिंग करें अनलोडिंग करें। अभी आप आगे बात करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ पे बुल ट्रेंच स्किन, हाफ मैन स्किन और टनल स्किन। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम बात किया कंटिन्यूअस स्किन की, तो यहाँ हमारा बुल ट्रेंच स्किन है। आप यहाँ पे देख पाए होंगे, ये प्रकार का शेप आप देखे होंगे कई जगह। तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए डैम्पर यूज होता है। डैम्पर क्या होता है साथियों, एक समझिए बफल वाल, एक वाल होती है यहाँ पे जिसका जो हीट है इसके आगे जा नहीं पाएगी, मतलब कि ध्यान दीजिए बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए डैम्पर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे चिमनी है, यहाँ पे देखिए हीट। अब यहाँ पे मान लीजिए ये वाला हीट क्या हो रहा है, हमारी प्री हीट हो रही है। ये वाली हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है, हीट प्री हीट हो रही है, मतलब कि। और यहाँ पे हमारी जो ये वाली हीट है वो हमारी हीटिंग ब्रिक है, हीटिंग ऑफ ब्रिक। यहाँ पे ब्रिक हमारी हीट हो रही है और यहाँ पे हमारी बर्न हो रही है। प्री हीट मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो इधर की जो हीट है थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है मतलब कि प्री हीटिंग हो रही है, थोड़ा सा हीट का टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे फिर हीट हुई। यहाँ पे जो हीट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ये हाई हीट हो रहा है, यहाँ पे ये बर्न हो रहा है। अब फिर उसके बाद और आगे पीछे चलेंगे तो यहाँ पे जो जली हुई ईंटें हैं, जो पक गई ईंटें, वो हमारी क्या हो रही हैं, कूलिंग हो रही हैं। फिर उसके पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम अनलोडिंग कर रहे हैं। फिर क्या होगा, जब मान लीजिए ये हमारा ईंट बर्न हो गया तो हम ये डैम्पर को, जो डैम्पर है उसको निकाल के और आगे बार कर देंगे। फिर ये हमारा प्री हीट होगा, फिर हमारा हीटिंग हो रही होगी, फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा ब्रेक होता, ये वाला बर्न होता रहेगा। फिर पीछे हमारा फिर ये वाला हमारा इस वाले को हम करेंगे, कूल होता रहेगा और फिर हम इसको हम अनलोडिंग करते रहेंगे। ये हमारे अलग अलग डोर्स होते हैं जहाँ पर हम इसको निकालते हैं, ब्रेक को हम अनलोडिंग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे पासेज बने होते हैं। ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे देखिए चिमनी आपको दिखेगा, ये हमारा सेक्शन है, ये हमारे अंडरग्राउंड है। यहाँ से हमारा डोर है, पासेज वे है, जहाँ से हम इसको ईंट को हम अनलोड करते हैं। इसी प्रकार एक और इसका एडवांस रूप आ जाता है हमारा हाफ मैन स्किन का। यहाँ पे ये राउंडेड में होता है, यहाँ से बीच में एक चिमनी होती है। प्रोसेस लगभग सभी का सेम होता है, लेकिन ये हमारा जो है सर्कुलर होता है। इसके बढ़ने वाले हमारे एडवांटेज क्या हैं यहाँ पे दोनों के, तो हम पहले बात करते हैं जो हमारा बुल ट्रेंच स्किन है, हाफ मैन स्किन है। कौन से डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें और इसमें। तो बर्निंग कैपेसिटी क्या है, बुल ट्रेंच स्किन की है, जो हमारा ओवल शेप में होता है, वो हमारा है उसकी कैपेसिटी 3 लाख इन 12 डेज, मतलब कि 12 दिन में वो हमारे लगभग 12 डेज में हमारे 3 लाख ईंट हमको निकाल के दे सकता है। और हाफ मैन स्किन के हमारे वो लगभग 1 सीजन में लगभग 14 लाख ईंट हमको मिल जाएगी, बर्निंग कैपेसिटी मिल सकती है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, यहाँ देखिए जो बुल ट्रेंच स्किन है, इसको हमको जो मानसून में जो हमारा रेनी सीजन आता है तो हमको इसको रोकना पड़ जाता है, क्योंकि हम इसमें कोई परमानेंट रूफ नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, है कोई परमानेंट रूफ नहीं है, तो इसको हमको यहाँ पे रोकना पड़ जाता है। लेकिन हाफ मैन स्किन में क्या है कि यहाँ पे परमानेंट रूफ देते हैं, जिसका हमारा पूरे वर्ष यहाँ पे हम इसमें पूरे ईयर यहाँ पे ये फंक्शन में रहता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल यहाँ पे क्या है, देखिए हाई एज कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज मोर, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल ऑफ कंजप्शन है वो हाई है, इसलिए यहाँ पे जो कास्ट फ्यूल है वो ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हाफ मैन स्किन क्या है, उसकी यहाँ पे जो कास्ट है वो लो होती है। ड्राइंग स्पेस, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस जरूरत पड़ती है बुल ट्रेंच में, और यहाँ पे हाफ मैन में कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। इनिशियल कास्ट क्या है, बुल ट्रेंच की लो है, इसलिए आपको अधिक संख्या में ये वाले मिल जाएंगे। लेकिन हाफ मैन स्किन की जो इनिशियल कास्ट है वो हाई है, तो इसका हमको ये संख्या में कम मिलते हैं। नेचर ये हमारा क्या सेमी कंटिन्यूस है इन लूज सेंस, हम बोल सकते हैं इसको सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, तो इसमें हम कहीं कहीं रोक पाते हैं। जैसे मानसून में क्या कर रहे हैं, इसमें हम फंक्शनिंग रोक दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हाफ मैन की, तो एक कंटिन्यूस इन नेचर है, हम पूरे ईयर इससे हम ईंट को हम निकाल रहे हैं, लीड को हम बर्न कर पा रहे हैं, तो ये फंक्शन में हो रहे हैं। पॉपुलैरिटी क्या है, क्योंकि यहाँ बोला मैंने ना कि इनिशियल कास्ट कारण हमको ये संख्या में ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मोर पॉपुलर है। और यहाँ पे हाई इनिशियल कास्ट कारण हमको कम संख्या में देखने पड़ते हैं, इसलिए हमारा लेस पॉपुलर है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक, यहाँ पे भी हमको क्या होता है, परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इस्तेमाल,
जो गुड क्वालिटी की ब्रिक है वो कम मात्रा में मिलेंगी, लेकिन जो हमारे हॉफमैन किन में है वो गुड क्वालिटी की ब्रिक अधिक संख्या में मिल जाती हैं। सुटेबिलिटी यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सुटेबिलिटी व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक्स इन मानसून इज नॉट सब्सटेंशियल, मतलब ये हमको मानसून में अधिक ब्रिक की संख्या नहीं पड़ती, अधिक ब्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम इसको यहाँ पे हम जरूरत में ले लेते हैं। लेकिन जब हमको पूरे साल एक इनफ अमाउंट में ईंट की जरूरत पड़ रही है, ब्रिक की जरूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पे हॉफमैन किन यूज करते हैं। ये तो हमारे मिल गए बोल्टन किन और हॉफमैन किन में हम कुछ कंपेरिजन हमने देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा था जब हमने शुरुआत में किया था क्लैंप का और यहाँ पे किन का, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देख पाते हैं। जो क्लैंप की कैपेसिटी है वो 20,000 से 1 लाख तक है, और यहाँ पे किन की है वो एवरेज हमारी 25,000 है। कास्ट ऑफ फ्यूल हमारी क्लैंप की बिल्कुल कम होती है, क्योंकि हम वहाँ पे ग्रास यूज करते हैं, काउ डंग या फिर लेटल यूज करते हैं। लेकिन जो किन बर्निंग में आते हैं तो वहाँ पे हम कोल यूज करते हैं, कोल डस्ट, इसलिए यहाँ पे इसकी जो कास्ट है फ्यूल की वो बढ़ जाती है। इनिशियल कास्ट यहाँ पे क्लैंप बर्निंग की बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। यहाँ पे क्लैंप के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, चिमनी बनानी पड़ती है, अलग से उसका लेआउट होता है, प्लान करना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो क्लैंप के जो क्वालिटी है वो लगभग हम 60% ही अच्छे ब्रिक यहाँ पे यूज कर पाते हैं, अच्छी क्वालिटी ब्रिक मिलते हैं। लेकिन जब हम किन बर्निंग में जाते हैं तो हमको अराउंड 90% के अबव भी हाई हमको अच्छी क्वालिटी के ब्रिक हमको मिलते हैं। रेगुलेशन ऑफ फायर, जब हम क्लैंप बर्निंग करते हैं तो वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता, न कोई हम फायर को रेगुलेट कर पाते हैं, न उसको हमको अगर हमको टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो उसको लो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही हम किन बर्निंग की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा फायर होता है अंडर कंट्रोल होता है, हम उसको अलग से अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। स्किल्ड सुपरविजन, यहाँ पे कोई हमको स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन जब हम किन बर्निंग में आते हैं तो हमको स्किल्ड सुपरविजन चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, हमको हमेशा उसकी देखरेख करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लैंप बर्निंग में हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वही किन बर्निंग हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। सूटेबिलिटी, क्लैंप बर्निंग हम स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं, और किन बर्निंग हमारा जो किन यूज होता है वो हम लार्ज स्केल के लिए यूज करते हैं। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग। तो जो हमारा क्लैंप होता है वो लगभग 2 से 6 महीने तक ले जाता है एक बैच को प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किन की, तो यहाँ पे 24 घंटे या फिर 12 दिन, बस जितना 24 घंटे से 12 दिन तक का हमको टाइम लगता है उसको ब्रिक को कूल होने में। हीट हुआ, लोड हुआ, फिर इसको हीट हुआ, बर्न हुआ, फिर कूल हुआ, इसको हम उसको अनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 24 घंटे से 12 दिन, वो अलग अलग टाइप डिपेंड करता है। जैसे हमने बात किया बोल्टन किन और हॉफमैन किन की, दो अलग अलग डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों, कुछ हमको और बढ़ने हैं कि क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स क्या होती है। हमने ब्रिक तो बना लिया, लेकिन अब हमको क्या देखना है कि जो हमने ब्रिक बनाया ये गुड क्वालिटी के हैं कि नहीं है। तो इसमें हमारा पहला होता है कि जो ब्रिक है हमारा वो टेबल मोल्डेड होना चाहिए या फिर मशीन मोल्ड में होना चाहिए, और भट्ठे में जो फिर किन में हमारा अच्छी तरह से जला होना चाहिए, जो उसका कलर हो कॉपर कलर में हो, और उसमें कोई क्रैक ना हो, शार्प उसके जो एजेज हैं शार्प में हो और स्क्वायर में हो, ये ध्यान दीजिएगा सर। मतलब कि कॉर्नर जो होते हैं शेप उसके शार्प हो, और जो इसका शेप साइज है वो रेक्टेंगुलर या फिर जो है बगल से उस स्क्वायर एज में हो। और कलर क्या है वो पूरे ब्रिक के थ्रू हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए और ब्राइट होना चाहिए। आपको देखने में मिल जाएगा, यदि आप देखेंगे कोई ब्रिक को देखने में आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये अच्छी ब्रिक है। जो उसका शेप और साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए शेप में, और साइज हमारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यहाँ बोला गया यदि हम 2 ब्रिक लें और उसको एक दूसरे में हम स्टक करवाएं, मतलब कि टच करवाएं या थोड़ा सा धक्के में स्टक करवाएं, तो उसमें एक मेटालिक साउंड आनी चाहिए, जैसे वो मेटल हम उसमें टकरा रहे हैं तो क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। अब यहाँ बोला गया जब द ब्रिक, यदि हम ब्रिक को क्या करें उसमें हम ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड, उसमें टूट जाता है फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके अंदर हमको जो वाइट्स हमको नहीं दिखने चाहिए। जैसे हमने कुछ लिया उसको तोड़ दिया तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसमें कोई वाइट्स नहीं होनी चाहिए, और उसका अंदर का स्ट्रक्चर वो होमोजीनियस होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ थोड़ा बोला गया कि यदि हम ब्रिक को 24 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर पानी में भिगोते हैं या डालते हैं तो अपने वेट का 20%, यदि फर्स्ट क्लास की ब्रिक है तो 22% से ज़्यादा, और यदि सेकंड क्लास की ब्रिक है यदि फर्स्ट क्लास की ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा, और यदि सेकंड क्लास की ब्रिक है तो 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा साथियों। और ब्रिक जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, पर्याप्त हार्ड होना चाहिए। यदि हम उस पर सोचें कि फिंगर से या फिर अपने नाखून से उसमें थोड़ा सा स्क्रैच करें तो उसमें कोई निशान नहीं आना चाहिए। और एक चीज़ बोला गया कि यदि हम 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को किसी हार्ड ग्राउंड पर, जो ग्राउंड हो हार्ड और फ्लैट ग्राउंड पर अगर हम उस पर गिराएं
तो टूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और ये अधिकतर यूज होता है जब हम साइड पर ब्रिक चेकिंग कर रहे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, तो हम उसमें गिराते हैं क्या इसमें स्ट्रेंथ पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। और आगे बात करें तो जो ब्रिक होनी चाहिए उसमें थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए और वहाँ पे उसकी साउंड प्रूफिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे जैसे बोला गया एकदम 24 घंटे के लिए उसको पानी में डुबोते हैं, उसके सरफेस पर कोई वाइट डिपॉजिट हमको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वाइट डिपॉजिट मीन्स एफ्लोरेसेंस, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं कभी कभी वाल पे देखने को मिल जाता है, तो वाइट डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। और जो ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ है सबसे कम 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम तो होनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने कुछ गुड क्वालिटी के ब्रिक हैं उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज थी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखेंगे जब आप कोई ब्रिक चेक करते हैं तब। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रिक के स्ट्रेंथ को डिपेंड करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं। पहला, जो आप हमारे ब्रिक अर्थ थे उनका कंपोजिशन क्या है, और जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले एंड ब्लेंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट मतलब जो अलग अलग इंग्रेडिएंट थे उनको कैसे हमने मिक्स किया है, उसका क्ले को प्रिपरेशन कैसे किया, उसको भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मोल्डिंग अडॉप्ट की गई थी, हैंड मोल्डिंग थी, मशीन मोल्डिंग थी, टेबल माउंटेड मोल्डिंग थी, हैंड ग्राउंड मोल्डिंग थी, तो हमको ध्यान देना है। केयर टेकन इन ड्राइंग एंड स्टैकिंग ऑफ रॉ और ग्रीन ब्रिक्स, मतलब कि जब हमने उसको ड्राई करवा रहे थे तो उसके टाइम पे हमने क्या केयर किया नहीं केयर किया, किस प्रकार से हमने उसको स्टैक को रखा, किस प्रकार से एक लेयर से दूसरा लेयर सेट किया था। कहीं हमने ऐसा नहीं किया कि जब ड्राई कर रहे थे तभी उसमें बारिश हो गई, तो उसके अलग डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करें तो टाइप ऑफ किन यूज इंक्लूडिंग टाइप ऑफ फ्यूल एंड इट्स फीडिंग, किस प्रकार से फ्यूल उसमें डाले गए हैं, किस प्रकार का किन यूज किया गया है और क्या क्या टाइम था उसको फीड करने का। पता चला हम ईंट तो बन रही है, एक बार कूल हो गई, फिर उसमें हम और डाल रहे हैं ब्रिक, हमारी कूल होने के बाद फिर उसको हम टेम्परेचर अभी देखें अच्छा ये अभी सही से बर्न नहीं हुई, फिर उसमें हमने फ्यूल डालना स्टार्ट कर दिया, फिर टेम्परेचर बढ़ा जाए, तो ये अच्छी नहीं है। तो किस प्रकार की फीडिंग हुई फ्यूल की ये भी हमको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस क्या रहा और अनलोडिंग करते समय कैसे कैसे किया हुआ, तो ये हमको सारे जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं एक गुड ब्रिक को एक अच्छी स्ट्रेंथ देने में। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हमारी होनी चाहिए ब्रिक की वो हमारी होती है 60,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए किलो न्यूटन में और ये मीटर स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, 60,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारी हैंड मोल्डेड ब्रिक की है। जी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या होती है 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रिस्पेक्टिवली बोला गया, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और जो हमारा हैंड मोल्डिंग ब्रिक्स है वो हमारा 16,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। और ये बोला जाता है कि जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज अबाउट 1/10 ऑफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ का 1/10 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जब यहाँ पे 60,000 तो यहाँ पे 6,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हमारा उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से हम इसको स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कुछ ब्रिक्स हैं आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। साथियों मैं फिर आपको बताऊंगा जो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक है आपके एग्जाम में 1 या 2 आ सकता है, कोई ना कोई टेस्ट आता है, तो आपको ब्रिक के टेस्ट से आ सकता है या सीमेंट के टेस्ट से आ सकता है या फिर आपके कंक्रीट टेस्ट से आ सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को दबा करके, क्योंकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको यदि आप देखेंगे और बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं तो आपको सारे वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आइए चलते हैं साथियों, पहला हमारा आता है इसमें डायमेंशन टेस्ट कि जो ईंट की डायमेंशन है उसकी हाइट विड्थ और यहाँ पे लेंथ क्या सही है कि नहीं, उसकी हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं लगभग 20 ब्रिक्स यहाँ पे लेते हैं एज ए स्पेसिमेन और उसको हम यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। यदि हमको लेंथ नापनी है, यदि हमको लेंथ मेजर करनी है, इस प्रकार से उसको हम लेंथ में इस प्रकार से 20 यहाँ पे लगभग ऐसे 20 यहाँ ब्रिक्स इसको हम यहाँ पे रखेंगे। यदि हमको विड्थ मेजर करनी है तो विड्थ इसको इधर रखेंगे, विड्थ को हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। यदि हमको हाइट मेजर करनी है तो ऐसे हाइट रखेंगे। फिर हम 20 ब्रिक्स का 20 ब्रिक्स का हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करेंगे, फिर उसका हम एवरेज लेंगे, क्या एवरेज लेंगे ताकि हम उसको एवरेज इंडिविजुअल ब्रिक नाप पाएँ। तो अब जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो हमारा एवरेज साइज आता है वो हमारा होता है ब्रिक का साइज। नंबर ऑफ ब्रिक्स याद रखेगा 20 आते हैं, 20। और जो हमारे ब्रिक्स हैं जो अवेलेबल ब्रिक साइज है वो हमारे हैं, देखिए 2 साइज में ब्रिक्स अवेलेबल हैं। एक हमारा 9, ये देखिए साथियों ये हमारे सेंटीमीटर में है, 19.5 बाई 9.5 बाई 9 सेमी।
सेंटीमीटर, या फिर दूसरे हमारा जो साइज है 19.5 मल्टीप्लाई बाई या बाई 9.5 बाई 4 सेंटीमीटर, ये हमारे ब्रिक के साइज हैं। और जो स्टैंडर्ड साइज है बोल सकते हैं, ये तो हमारे बोल सकते हैं नॉर्मल साइज, लेकिन स्टैंडर्ड जो ब्रिक इन इंडिया है वो हमारा 190 mm 190 mm हमारी जो उसकी लेंथ होती है, जो हाइट हो वो 19 mm, और जो विड्थ है वो हमारी 19 mm है। 90 बाई 90 बाई 190 ये mm में है। अब यहाँ पे जो टॉलरेंस आता है, मान लीजिए हमने मेजर इसको साइज किया, साइज को यहाँ पे मेजर किया, लेंथ को मेजर किया, तो उसमें जो यहाँ पे देखिए लेंथ हमारी क्या है 19.5 सेंटीमीटर, तो हम उसमें प्लस माइनस 6 mm का हम टॉलरेंस जो है वो हमारे डिजायर होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारा जो हमारा है विड्थ में 9.5 या 9 है, तो उसमें प्लस माइनस 10 mm हमारा जो टॉलरेंस है वो डिजायर है। और यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर की साइज में है, तो वहाँ पे 1.5 mm की हमारी टॉलरेंस यहाँ पे डिजायर है, तो इसको हमको ध्यान देना है। इस प्रकार से हम डायमेंशन को टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है। हमारा जो ब्रिक है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करे उसको हमको ध्यान देना होता है। तो हम क्या पहले करते हैं कि वे जो स्पेसिमेन है उसको हम ड्राई करते हैं किसी वेंटिलेटेड ओवन में लेकर के, और जो ओवन का हम टेम्परेचर रखते हैं वो 105 से 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवन से निकालते हैं, फिर कूल मतलब कि रूम टेम्परेचर पर उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसका हम वेट को मेजर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा जो स्पेसिमेन है अगर वो टच करने पर हमको वार्म है गर्म है, तो हम उसको स्पेसिमेन को पर्पज के लिए टेस्ट के पर्पज के लिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, जब हमने उसको रूम टेम्परेचर पर कूल किया, अब हम उसको फिर से एक क्लीन वाटर में, ध्यान दीजिए क्लीन वाटर में 24 घंटे के लिए 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखेंगे 24 घंटे के लिए क्लीन वाटर में। फिर हम उसको 24 घंटे बाद बाहर निकालेंगे। उसके अगर ऊपर कोई यहाँ पे क्या है वाटर सरफेस पर कोई वाटर है, तो उसको हम गीले कपड़े से क्या करेंगे, गीले सूखे मतलब ज़्यादा सूखा नहीं हो, थोड़ा सा गीला हो, नम कपड़े से उसको हम साफ करेंगे ताकि सरफेस पर कोई वाटर की बूंदें ना दिखाई दें। फिर हम उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। उसका वेट हम मानते हैं M2 है। जब रूम टेम्परेचर पर कूल किया तो उसका वेट हमारा M1 था। अब जब हमने पानी में भिगोने के बाद 24 घंटे भिगोने के बाद उसका हम वेट किए तो वो M2 है। तो हम उसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाटर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा W M2 माइनस M1 बाई M1 बाई 100, ये हमारा निकल के आया हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ बोला गया कि जब से हमने टेस्ट किया तो जो हमारा एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन आना चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जो वेट क्लास जो बाई वेट है, देखिए 20% बाई वेट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी जो ब्रिक की क्लास है वो 12.5 है। देखिए साथ यहाँ पे अलग अलग क्लास दी गई हैं, ये अलग क्लास दी गई। यदि हमारी जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है अप टू 12.5 क्लास की ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है, मान लीजिए अलग अलग क्लास हैं, तो इससे ज़्यादा है तो हमको 50% बाई वेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 12.5 क्या है, ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ब्रिक को यहाँ पे डिवाइड किया गया, यहाँ चीज़ बोला गया। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्ट कैसे करते हैं उसको। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 5 रैंडम ब्रिक्स लिए, उसको हमने पानी में भिगो दिया 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। फिर हमने क्या किया, 24 घंटे के बाद उसको हमने बाहर निकाला, फिर पानी को सुखाया और जो बाहर वाटर था उसको हमने क्लीन किया। अब यह बोला गया जो फ्रॉग्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 1/1 मोटर मतलब 1 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट सैंड से उसको फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको दिखेंगे वो क्या हैं, उसके जो फ्रॉग्स है उसको हमने फिल कर दिया मोटार से 1/1 के। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर दीज ब्रिक्स अंडर डैम्प सैक फॉर 20 आवर्स टू अलाउ द सेटिंग मोटार। 24 घंटे के लिए हम इसको क्या करेंगे, डैम्प मतलब कि डैम्प सैक में इसको हम अलाउ करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर ब्रिक को हम 7 डेज के लिए वाटर में रख देंगे ताकि वो बढ़िया से जो हमारी जो यहाँ पे ब्रिक्स हैं जो ये हैं मोटार आसानी से अच्छी तरह से हार्ड हो जाए। उसके बाद आगे क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, जिसमें वाटर से उसको रिमूव करेंगे या जिसके सरफेस पर कुछ सरप्लस वाटर है उसको हम सुखाएंगे, गीले कपड़े से उसको हम सूखेंगे। व्हेन सरफेस ड्राई एच ब्रिक्स इज टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंडिविजुअली। फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए उसका हम टेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको ब्रिक को टेस्ट कर रहे हैं तो इसका जो फ्रॉग है वो अप साइड होगा, क्या होगा, अपवर्ड होगा। इसको डाउन नहीं रखना है, अपवर्ड साइड में रखना है बिटवीन 2 प्लाईवुड शीट्स। जब हमने बात करा तो जो टेस्टिंग मशीन होगी वहाँ पर भी आपको यहाँ पे 2 प्लाईवुड शीट मिलेंगी, यहाँ पे एक
पिस्टन होगा, यहाँ पिस्टन होगा, इसके बीच में हम क्या करेंगे, ब्रेक को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्रैग जो होगा अपवर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात किया गया ब्रेक इज सो एडजस्टेड बिटवीन द प्लाईवुड सीट इज प्लेड द बेल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक्स टेस्टिंग मशीन लोड अप्लाइड एक्चुअली एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब इस प्रकार से रखा जाता है जैसे हमने बात किया कि जो बॉटम प्लेस पर होता है और जो रेट होता है उसमें अप्लाई करने का वो होता है 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये ध्यान दीजिएगा, बोला गया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा लोड रेट होता है, इसके हिसाब से हम उस पर रेट अप्लाई करते हैं। हम उसको फिर मेजर करते हैं कितना लोड आया, तो हमारा ब्रेक होने वाला होता है, तो हम देखते हैं कि उसका रीडिंग नापते हैं, इसकी रीडिंग क्या थी। फिर उस लोड को हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंट वो मिल जाता है। जैसे यहाँ बोला गया F इक्वल टू P/A। पी हमारा क्या था, जो हमारा लोड आया वहाँ से एरिया, उसका एरिया था ब्रिक का, आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ये एरिया है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा 90 mm और ये हमारा होगा 190 mm। अब ये रेक्टेंगुलर है तो इसका आप एरिया निकाल पाएंगे और फोर्स आया उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया यदि हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होना चाहिए, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हमारा सेकंड क्लास ब्रिक है तो उसका जो वैल्यू होनी चाहिए 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। अगर थर्ड क्लास की ब्रिक है या फिर कॉमन बिल्डिंग में ब्रिक है तो वहाँ पे 35 किलोग्राम है। और ये जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी सन टाइड ब्रिक है, मतलब उसको हमने जलाया नहीं है, बर्न नहीं किया है, तो हमारा 15 to 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये हमारे कुछ हो गए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब यहाँ पे एक टेस्ट और आता है, वो हमारा है एफ्लोरेसेंस टेस्ट, या फिर जो हमने बात की है इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर हम ब्रेक में यह डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एफ्लोरेसेंस होता क्या है, क्योंकि टॉपिक आ जाता है लिखने में एग्जाम में आसानी से, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड बिकॉज एल्कलीज प्रेजेंट इन ब्रिक्स। यदि ब्रिक्स में एल्कलीज प्रेजेंट हैं तब ये हमको देखने को मिलती हैं ये डिफेक्ट। व्हेन ब्रिक्स कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, जब हमारा ब्रिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड द एल्कलाइज क्रिस्टल एज अ, और जो एल्कलाइज क्रिस्टल है उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये सूखता है, जब सूखता है तो उसके ऊपर क्या होता है, आपको ग्रे या फिर व्हाइट पाउडर के पैच आपको मिल जाएंगे ब्रिक के सरफेस पर। तो यह बोला गया ये हमारे क्या होते हैं, ये एफ्लोरेसेंस कहलाते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर क्ले मटेरियल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रिवेंटिंग मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेजन ब्रिक। कैसे कैसे देखिए, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे, जब हम ब्रिक को बनाने के लिए हमने जो क्ले का चुनाव कर रहे थे, क्ले का सिलेक्शन कर रहे थे, उसमें हमको ये चीज़ देखना है कि ऐसे एल्कलीज उसमें प्रेजेंट ना हो, या फिर हम डायरेक्ट वाटर को जो मेजनरी है ब्रिक या फिर वाल के साथ उसको कंटेक्ट में ना आने दें, या फिर क्या करें बाय प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफ कोटिंग, या फिर उसमें हम वाटर प्रूफ कोटिंग करवा दें, या फिर बाय यूजिंग वाटर रिपेलेंट मटेरियल इन मोर्टार, या फिर जो हम मोर्टार यूज करें चिनाई के लिए उसमें क्या करें वाटर रिपेलेंट मटेरियल या फिर वाटर प्रूफ मटेरियल उसमें लगा दें, या फिर बाय प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स, उसमें हम एक कोर्स होता है जिसमें आप जानते हैं डायरेक्टर फिक्सिंग, तो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे हो सकता है जिस पर हम एफ्लोरेसेंस को रोक पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात किया, पहली चीज़ तो हम जो क्ले मटेरियल का चुनाव करें वो अच्छी करें, या फिर हम जो हमारी वाल्स हैं जो फिर हमने हमारी मेजनरी है ब्रिक मेजनरी उसको डायरेक्ट वाटर के कंटेक्ट में ना आने दें, और या फिर उसमें वाटर प्रूफ कोटिंग करवा दें, या फिर मोर्टार में हम रिपेलिंग मटेरियल वाटर रिपेलेंट मटेरियल हैं उसको मिक्स करवा दें, या फिर हम डैम प्रूफिंग कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें। ये कुछ टॉपिक्स थे, लेकिन इसका टेस्ट कैसे किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या जो ब्रिक को 150 mm डायमीटर के पर्कलिन या फिर ग्लास डिश में रखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए X1 ये कितने mm का है, यहाँ पे 150 mm का यह है। इसमें जो वाटर की डेप्थ है वो 25 mm तक की है। उसमें हम क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यहाँ पे ब्रिक को यहाँ पे रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक पूरा वाटर या फिर एब्जॉर्ब ना हो पाए या फिर इवापोरेट ना हो पाए, तब तक हम इसमें रखते हैं। एक बार हो गया, फिर अगेन यहाँ पे फिर वाटर को 25 डिग्री तक फिल करते हैं, डिस्क को फिल करते हैं 25 mm के डेप्थ तक। फिर यही चीज़ देखते हैं जब तक, और उसको वाटर को एब्जॉर्ब होने तक या फिर इवेपोरेट होने तक डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या कोई स्पॉट्स है क्या है। देखिए यहाँ बोला गया यदि तब हमारे पास उस पर कोई यहाँ पे डिपॉजिट नहीं देखने को मिलता तो वहाँ पे ये हमको पता चल गया कि इसमें ये ब्रिक है एफ्लोरेसेंस से अटैच्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा डिपॉजिट मिल गया और वो जो है 10% से ज़्यादा सरफेस सरफेस को कवर नहीं करती है, तो यहाँ बोला गया क्या ऑफ द एक्सप्लोर्ड एरिया, तो उसको बोलते हैं स्लाइट एफ्लोरेसेंस। मतलब उसका जो यहाँ पे
स्टैंडर्ड वो कॉमन है। मॉडरेट तब होता है जब वो 10% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कवर हो, कि जो फ्लोरेसेंस उसमें डिपॉजिट हुआ उसका जो सरफेस एरिया है या फिर जो सरफेस है जो कवर कर रही है वो ब्रिक के कवर, जो ब्रिक के सरफेस से 10% से ज़्यादा पर 50% से कम हो। हैवी तब बोलते हैं जब डिपॉजिट ऑफ फ्लोरेसेंस मोर देन 50% बट डिपॉजिट टू नॉट पाउडर और फ्लेक अवे ब्रिक सरफेस, मतलब कि वो पाउडर फॉर्म में या फ्लेक अवे ब्रिक सरफेस को फ्लेक अवे नहीं करती है। सीरियस तब आ जाता है जब पूरा यहाँ देखिए हैवी पाउडर वो पाउडर के रूप में भी गिरने लगे हैं, ब्रिक के ऊपर पाउडर के रूप में आपको देखने को मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि सीरियस काज है एफ्लोरोसेंस का। साथ ही हमने यहाँ पे देखा कुछ, यहाँ पे क्या देखा, एफ्लोरोसेंस टेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे बोला गया कैसे ब्रिक को क्लासीफाई करते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो इसका पहले की बात है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये टेबल मॉडल्ड होना चाहिए, जो सेफ है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए और अच्छी तरह से किन में पकाए जाने चाहिए, जो बर्न किए जाने चाहिए। अगली बात करते हैं जो सरफेस है, जो एज है उसका वो शार्प होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट ऐसा नहीं, देखिए ये पूरे जो शार्प ये एज है, जो एज है ये हमारे बात की जो एज है वो शार्प होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए सरफेस है और स्ट्रेट होनी चाहिए और सभी अच्छी ब्रिक के क्वालिटीज होने चाहिए। और यहाँ पे ये ब्रिक क्या किया जाता है, सुपीरियर वर्क फॉर परमानेंट नेचर के लिए हम इसको यूज करते हैं। वहीं अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की भी यूज करें, इसका जो यहाँ पे हमारा आता है स्ट्रेंथ वो आती है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। और ये हमारे ग्राउंड मोल्डेड हो सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, बर्न एंड क्लीनिंग भट्ठे में पकाए जाने चाहिए। दिस सरफेस गुड ऑफ द सरफेस ऑफ दिस ब्रिक्स इन सम वाट रफ एंड शेप इज आल्सो स्लाइटली इरेगुलर। इनके जो सरफेस हैं या फिर जहाँ जो शेप हैं वो थोड़ा सा आपको रफ देखने को मिल सकते हैं और इरेगुलर मिल सकते हैं देखने को। और ये वहाँ पे यूज करते हैं जैसे हमारा ब्रिक वर्क हो गया टू प्रोवाइड विथ कोट ऑफ प्लास्टर, जहाँ पे हम ब्रिक को मेजेंडरी या फिर वाल के बाद उसमें प्लास्टर यूज करने वाले हैं, तो हम इन ब्रिक को वहाँ पे यूज करते हैं। थर्ड हमारा आता है जिनका हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएं तो हमारा 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर होते हैं, वो हमारे होते हैं थर्ड क्लास के ब्रिक। दीज आर ग्राउंड मोल्डेड एंड दे आर बर्न इन क्लैम्प्स। जब हम इसको पजावे में या फिर क्लैम्प में इसको हम बर्न करते हैं, ग्राउंड मोल्ड होता है, तो हमको इस प्रकार की ईंटें मिल जाती हैं। दीज ब्रिक्स आर नॉट हार्ड, इतने हार्ड नहीं होते, इनका जो सरफेस है वो रफ होता है और जो एजेस होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं और डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब कि आपको प्लेन नहीं देखने को मिल जाएंगे। और ये इनका जो दीज ब्रिक्स गिव डल साउंड व्हेन स्टक टुगेदर, जब इसको हम एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका जो साउंड होता है वो डल होता है, इतना मेटेलिक साउंड हमको नहीं देखने को मिलता। और दे आर यूज इन अनइम्पॉर्टेंट एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे हम कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसका, तब हम इन प्रकार के ब्रिक का यूज करते हैं। अब बताते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की। इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 15 to 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये या फिर हो सकते हैं ओवर बर्न ब्रिक्स होते हैं, जैसे कभी किन में या फिर क्लैम में कुछ ब्रिक होती है जो ओवर बर्न हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक। ये शेप में इरेगुलर होती हैं और डार्क कलर होती हैं। दीज ब्रिक्स आर यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन फ्लोर रोड्स। अब जानते होंगे, देखेंगे जब हमारे फ्लोर बनते हैं, फाउंडेशन बनती है, उसमें कुछ ब्रिक को भी तोड़ के लगाते हैं, तो हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं एज एग्रीगेट, बिकॉज द फैक्ट दैट ओवरबर्न ब्रिक्स हैव अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड हेंस दे आर समटाइम्स फाउंड टू बी स्ट्रांगर देन इवन द फर्स्ट क्लास। कभी क्या होता है कि ये बिल्कुल बहुत कम्पैक्टेड फार्म होती हैं और कभी ये होता है कि फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन ड्यू टू इनका जो साइज और शेप होता है इरेगुलर होता है, इस कारण हम इसको फर्स्ट क्लास में यूज नहीं करते और इसलिए हम इसको हम एज एग्रीगेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम कंक्रीट के कार्यों में ये हमारा फोर्थ क्लास ब्रिक हो जाती हैं। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रिक हैं, उसको भी हमको जानना जरूरी हो जाता है। लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं ये राउंडेड इंडेड ब्रिक है, इसको हम देखिए कैंट है, जब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एंगल पे यहाँ पे देखिए अगर ऐसा आता ये आता तो यहाँ पे कुछ शेप होती, लेकिन इसको हमने कट कर दिया तो हमारा कैंट हो गया। डबल कैंट, जब हमने दो साइड उसको कैंट किया डबल कैंटेड हो जाता है। कॉर्निस होती है, देखिए यहाँ पे ये जो शेप है ये इसको बोलते हैं कॉर्निस, तो इसको बोलते हैं कॉर्निस ब्रिक। कंपास ये सिंपल है, ये लगभग स्क्वायर होती है दोनों में। बुल नोजेज हेड देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा राउंड शेप में है, यहाँ पे एक कैंट था लेकिन यहाँ पे कैसा है राउंड है, तो इसको बोलते हैं बुल नोज। परफोरेटेड, यहाँ पे ये थोड़ा सा पोरस होती हैं, क्या होती हैं पोरस होती हैं, एक छोटे स्मॉल डायमीटर के यहाँ पे पोर्स होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं परफोरेटेड ब्रिक्स।
हॉलो ब्रिक्स, यहाँ पे बड़े साइज के 2 होल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉलो ब्रिक्स। कोपिंग क्या होती है, आप जानते हो कि घर के ऊपर जो कोपिंग होती है वहाँ लगाई जाती है, तो इस प्रकार की जो ब्रिक होती है उसको बोलते हैं कोपिंग। शेप ध्यान दीजिएगा, पिन क्लोजर, यदि हमारा जो ब्रिक है इसको यहाँ देखिए ये किसके एलांग टू विड्थ और एलांग टू लेंथ और विड्थ का हाफ कर दें, ये विड्थ का हाफ कर दे तो हमारा जो ब्रिक मिलेगी वो होती है क्वीन क्लोजर। अब बात आती है किंग क्लोजर की, यहाँ देखिए इसका मिड पार्ट लिए और लेंथ का मिड पार्ट लिए, अगर इतना पार्ट हमने निकाल दिया तो ये बनती है हमारी किंग क्लोजर। और अलग अलग यहाँ पे हमारी मिलती हैं ब्रिक्स, जैसे हमें देखिए बेवेल्ड बैट है, ये देखिए यहाँ पे 3/4 बैट है, हमने दोनों अलग अलग काट दिए, दोनों इसको हमने 3 पार्ट दिखा है, 1 देखिए यहाँ पे तो 2 पार्ट हमारा सेफ है, लेकिन 1 पार्ट हमने इसका निकाल दिया तो हमारा क्या हो गया 3/4 बैट। वहीं पे हाफ बैट की बात करें तो हमने इसको हाफ से निकाल दिया तो हमारा हो गया हाफ बैट। माइटर्ड क्लोजर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इधर देखिए यहाँ पूरा, इसमें किंग क्लोजर में क्या था हमने हाफ लिया था, लेकिन यहाँ पे माइटर्ड क्लोजर में क्या लिया, यहाँ पे हाफ ना लेकर के एक का हाफ लिए एक का फुल लिए, तो यहाँ पे हमारा बन गया माइटर्ड क्लोजर, यहाँ पे हमारा फुल ब्रिक बन गया। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे हमारा सेम है। तो साथियों इस प्रकार आज हम बात किए ब्रिक की, हमारा क्या स्टोन की बात की, ब्रिक की बात की। अब हम आगे बात करें साथियों अगले वीडियो में सीमेंट की और जिप्सम की। अगला इंपॉर्टेंट मिस मत करिएगा। यदि ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वीडियो देना मत भूलिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए साथियों, ताकि हमारा जो मेहनत है, जो हमने पीपीटी बनाया, जो आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया और इतना टाइम देकर वीडियो रिकॉर्ड किया, ये हमारी मेहनत हमारी रंग लाए। और आप इसके लिए आप सभी का यहाँ पे सहायता चाहिए, आप हेल्प चाहिए, तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा आप हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।